यहाँ हम फिजिक्स के इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स के कुछ और कंसेप्ट को देख लेते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है अगर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक रीजन है अराउंड चार्ज्ड बॉडी इन विच अनदर चार्ज बॉडी एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। पहले इसे लिख लेते हैं। द रीजन अराउंड अ चार्ज्ड बॉडी in which another charged body experiences an electrostatic force। क्या मतलब हुआ इसका? एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक रीजन है। मैं लेता हूँ कि हमारा एक चार्ज बॉडी है, फॉर एग्जांपल ये एक प्लस चार्ज एक यहाँ पर रखा है, तो इस प्लस चार्ज के आसपास जो ये रीजन है, ये पूरा स्पेस यहाँ से यहाँ तक मैं अगर बोलूँ जैसा रीजन जो है, हाँ ये चारों तरफ इसके जो जगह है, इस रीजन में एक ऐसी खास बात होगी, ये एक नॉर्मल सा कोई रीजन नहीं होगा, ऐसा एक फ्री स्पेस नहीं है, ये एक खास रीजन है। इसके चारों तरफ जो जगह है वहाँ पर अगर मैं कोई भी दूसरे चार्ज बॉडी को रखूँगा तो उस चार्ज बॉडी पे एक फोर्स लगेगी। ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, हमने कूलम्ब्स लॉ में भी ऐसे ही कुछ पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि दो चार्ज बॉडी, मान लेता हूँ इसमें Q चार्ज है Q1 और इनमें एक और चार्ज बॉडी, इनमें Q2 चार्ज है, दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर R है तो इस बॉडी पे भी फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में, जो F कह देता हूँ, और इस बॉडी पे भी फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में, इसे भी F कह देता हूँ। अच्छे से अगर कहा जाए तो इसे F21 कहूँगा, क्योंकि फोर्स ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1, इसे कहूँगा फोर्स 1-2 बिकॉज फोर्स ऑन Q1 बिकॉज ऑफ Q2, तो ऐसे। लेकिन ये दोनों ही सेम होता है मैग्नीट्यूड में, हाँ, डायरेक्शन में तो अपोजिट है, दिख ही रहा है, इधर है और इधर है, लेकिन मैग्नीट्यूड में सेम होता है। और एज पर कूलम्ब्स लॉ ये फोर्स इज इक्वल्स टू एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है K, फिर Q1 इंटू Q2 बाई R²। इतना तो हमने पहले ही पढ़ा था, जहाँ K को हम लिख सकते थे 1/4πε0 और इनका वैल्यू होता था 9 × 10⁹, और यूनिट भी है इनका न्यूटन मीटर कूलम -2, ठीक है। तो इतने मीटर स्क्वायर, सॉरी, तो इतनी बातें तो हमें पहले से ही पता थी। तो लाजमी सी बात है कि मान लेता हूँ कि यहाँ पर एक चार्ज था, इसके नज़दीक मैंने यहाँ एक और चार्ज रखा, तो इस चार्ज पे एक फोर्स लग रहा है बाहर की तरफ। ये बाहर की तरफ क्यों लग रहा है? क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव है, ऐसा पकड़ा गया है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो ये रिपेल ही करेंगे। अगर इसे मैं रोक कर रखूँ तो ये बाहर की तरफ भागेंगे, अगर मैं इसे पकड़ के रखूँ हाथों से तो ये बाहर की तरफ भागेंगे, अगर मैं दोनों को फ्री छोड़ दूँ तो दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगे। ये तो हमने पहले ही देख लिया था। तो अगर एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ रखा है तो इसके जो चारों तरफ एक जो रीजन है, जो स्पेस है, वहाँ वो नॉर्मल स्पेस नहीं रहा, वो स्पेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब क्या मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है? इसका ये मतलब हुआ कि इस जगह पे अगर कोई भी एक चार्ज रखा जाए, ठीक है, ये साइज़ में बड़ा छोटा कुछ भी हो सकता है, लेकिन कोई भी एक चार्ज अगर यहाँ रखा जाए तो वो चार्ज यहाँ अकेला बैठा नहीं रहेगा, वो चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अगर ये चार्ज इस चार्ज से सिमिलर है तो बाहर की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और अगर ये चार्ज इस चार्ज से अनलाइक है, मतलब ये पॉजिटिव है, तो ये अगर नेगेटिव चार्ज है तो ये भीतर की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, लेकिन फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो इस तरीके के स्पेस को मैं अभी फ़िलहाल इस डायरेक्शन में रखता हूँ। तो इस तरीके के एक स्पेस को कहते हैं फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। वो क्यों आता है इलेक्ट्रिक फील्ड? क्योंकि कोई एक चार्ज यहाँ पर रखा है जिसके चारों तरफ इस चार्ज के कारण एक रीजन तैयार हो रहा है, एक स्पेस में एक खास तरीके का स्पेस तैयार हो रहा है, जिस स्पेस पे अगर कोई दूसरा चार्ज आता है तो उस पर फोर्स लगता है। ये कुछ नहीं, कूलम्ब्स लॉ की बात है। लेकिन बस यही कह रहे कि ये जो चार्ज है इसके चारों तरफ एक रीजन है। इतना सही नहीं, इतना बड़ा रीजन भी, इतना बड़ा रीजन भी, इतना बड़ा रीजन भी हो सकता है इसके चारों तरफ। उस रीजन में कोई भी अगर चार्ज आएगा तो उस पर फोर्स लगेगी।
किस डायरेक्शन में लगेगी वो डिपेंड करते हैं कि उन दोनों की पोलरिटी सेम है या अपोजिट है, लेकिन लगेगी। इसी रीजन को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर से देखिए, द रीजन अराउंड अ चार्ज्ड बॉडी, तो ये हमारा एक चार्ज बॉडी है, इसके ये उसके रीजन है, आसपास के रीजन है जो ऐसे दिख रहे हैं। मैं ऐसे चाहूँ तो रेड कर देता हूँ इस रीजन सबको, ये सारे रीजन जो है रेड कलर के हैं, इसके आसपास के पूरे रीजन है। ओके, तो द रीजन अराउंड चार्ज बॉडी इन विच अनदर चार्ज बॉडी, ये हमारा अनदर चार्ज बॉडी है, एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो ये एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, ये फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, हमने 11 में ही पढ़ा था, ग्रेविटेशनल फोर्स, दो बॉडी रहेंगे, उनका मास m1 m2 है, डिस्टेंस r से सेपरेटेड है, तो ये वाले बॉडी पे इसके कारण एक फोर्स लगेगा और ये वाले बॉडी पे इसके कारण एक फोर्स लगेगा। वैसे यहाँ पर तो चार्ज के कारण फोर्स लग रहा है, इसलिए इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, तो ये लगेगा। ये जो रीजन है इसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इतनी बात हमें समझ आ गई, ठीक है। अब ये रीजन किस लिए क्रिएट हुआ है, हम कह रहे हैं कि ये बड़े पॉजिटिव चार्ज के कारण ये रीजन क्रिएट हुआ है, तो इस चार्ज को हम लोग कहते हैं सोर्स चार्ज। क्यों सोर्स चार्ज कहते हैं, क्योंकि ये यही सोर्स है, इसके कारण ही ये रीजन में, इतने बड़े रीजन में एक ऐसा मतलब इतने बड़े स्पेस में एक ऐसा रीजन, एक ऐसा इलाका तैयार हुआ है जहाँ पर अगर कोई भी दूसरा चार्ज आता है तो उस पर फोर्स लग जाएगी, ठीक है। तो इसलिए ये सोर्स चार्ज। अब ये रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं, मुझे अगर ये टेस्ट करना है तो क्या करूँगा, मुझे एक चार्ज लाकर रखना होगा सच में इस इलाके में, इसके अगल बगल की जगह पे, तब उस चार्ज को ला के रखूँगा, तो अगर वो चार्ज इधर या उधर किधर भी भाग जा रहा है तो मुझे अब पता चलेगा कि हाँ हाँ यहाँ पर सही में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है, ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो ये वाला जो चार्ज है, जो ये पता करने का काम आ रहा है कि इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं है, उसे हम कहते हैं टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज, ठीक है। तो ये हमारा सोर्स चार्ज है जिसके कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड का माहौल तैयार हो रहा है, और उस माहौल को टेस्ट करने के लिए कि सच में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं, कैसे पता चलेगा, वह उस रीजन में, उस माहौल में मैं एक टेस्ट चार्ज को रखूँगा, वो टेस्ट चार्ज अगर फोर्स एक्सपीरियंस करता है तो मुझे पता चला कि इस माहौल में, इस रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, तो उसे हम कहते हैं टेस्ट चार्ज। तो अगर मैं ये वाले चार्ज को डिनोट करूँ कैपिटल क्यू से और ये वाले चार्ज को डिनोट करूँ स्मॉल क्यू से, तो हम इलेक्ट्रिक फोर्स पहले लिखते हैं कि इस स्मॉल क्यू पे क्या फोर्स लगेगा, वो फोर्स को लिख सकता हूँ जो पहले से हमें पता है यही वाले रूल से, कि फोर्स ऑन दिस स्मॉल क्यू विल बी इक्वल्स टू के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई, इनके बीच का डिस्टेंस है वो मैं एज्यूम कर लेता हूँ आर है, तो आर स्क्वायर, ये इनके बीच का डिस्टेंस और ये इनका फोर्स हो गया। तो इस स्मॉल क्यू पे ये फोर्स लग रहा है, ठीक है। कैपिटल क्यू पे भी यही फोर्स लग रहा है, लेकिन कैपिटल क्यू बड़ा है, वो कहीं जाने वाला नहीं है, वो उधर रुका रहेगा, बल्कि इसे रिपेल करके भगाएगा दूर, ठीक है। सेम बात ये होती है ना, जैसे आप जाकर एक ट्रक में धक्का मारेंगे, तो आपने जितने ज़ोर से ट्रक में मारा, ट्रक ने भी उतने ज़ोर से ही आपको मारा है, लेकिन ट्रक तो उड़कर 5 फीट पीछे नहीं जाकर गिरेगा, आप 5 फीट पीछे जाकर जरूर गिर जाएंगे। तो इसका यही कारण है कि आपका मास कम है और यहाँ पर भी इस चार्ज की साइज़ कम है, तो ये इसकी तरफ अट्रैक्ट या रिपेल होगा, लेकिन ये अपने जगह पे जमा रहेगा। तो ये फ़िलहाल मैं इस छोटे चार्ज के बारे में सोचूं तो इस बड़े चार्ज के कारण इस छोटे चार्ज पे फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, जिनका मैग्नीट्यूड ऐसे दिया गया है, ठीक है। अब फील्ड की बात करूँ तो यहाँ पर एक फील्ड, मतलब ये जो रीजन है उसे, ये तो रीजन को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना जोर है उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब ये एक नया वर्ड हो गया, यहाँ लिख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। और एक हमें टर्म सीखना होता जिसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो वो भी देख लेंगे थोड़ी देर में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब हुआ, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपने समझ गए, ये स्पेस की बात करें, इस इलाके की बात कर रहे हैं जो एक कोई भी चार्ज के चारों तरफ तैयार हो रहा है, जो एक सोर्स चार्ज के चारों तरफ तैयार होता है, और इस सोर्स चार्ज में के चारों तरफ जो फील्ड है उसका पता कैसे चलेगा, तो जब तक मैं उसमें कुछ रखूँगा नहीं, उस पर फोर्स नहीं लगेगा, तब तक तो टेस्ट नहीं हो पाएगा ना कि उधर पे सच में एक रीजन है या इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं।
तो उसे टेस्ट करने के लिए मैं जो छोटा सा क्यू लाता हूँ, जो उस फील्ड में रखते ही फोर्स एक्सपीरियंस करके इससे दूर भाग जाता है, मैं एज्यूम करता हूँ कि दोनों पॉजिटिव है, इसलिए ये छोटा वाला चार्ज यहाँ पर रखते ही दूर भाग जाता है इससे, तो इसे हम कहते हैं कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। तो ये हो गया सोर्स चार्ज, ये हो गया टेस्ट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अब यहाँ सीखना चाह रहे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी वर्ड मतलब ही है कि कितना इंटेंस है, कितना स्ट्रांग है, कितना उनमें जोर है। तो ये एक टर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इससे ये पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना स्ट्रांग है, कितना ज़्यादा उनमें जोर है। तो लाजमी सी बात है, ये अपने तरफ से फील्ड निकाल रहे हैं, चारों तरफ एक रीजन तैयार कर रहे हैं। जैसे अगर एक हीट का सोर्स होता, सोच कर देखिए, अगर हीट का सोर्स है, ये एक समझिए कि एक यहाँ पर कोई गैस, एक कोई भी एक हीट का सोर्स है यहाँ पर, हाँ, जैसे कोयला ही जल रहा है, कोई जैसे पुराने ज़माने में होते थे वैसा एक कोयला यहाँ पर, कोल यहाँ पर जल रहा है, ऐसा कोल ओवन यहाँ पर रखा है। जितने नज़दीक इसके चारों तरफ एक गर्म सा माहौल बना रहेगा, ठीक है। आप समझ सकते हैं कि ये भी चार्ज वैसे ही एक हीट सोर्स है और इसके चारों तरफ गर्म सा माहौल बना है। जितना दूर इस माहौल से जाएंगे उतना हीट कम होगा और जितने नज़दीक इस माहौल के आएंगे उतना हीट ज़्यादा होगा, ठीक है। पता कैसे चलेगा कहाँ पर हीट है भी कि नहीं, यहाँ पर गर्म सा माहौल है कि नहीं, कुछ रखना होगा। अपने हाथों को हाथ अगर यहाँ लाएंगे तो आपको महसूस होगी गर्म है ये, थोड़ा हाथ दूर लाएंगे तो और थोड़ा कम गर्म लगेगा, और नज़दीक लाएंगे तो और ज़्यादा गर्म लगेगी। वैसे ही यहाँ पे ये चार्ज को अगर मैं यहाँ नज़दीक लाऊंगा तो इस चार्ज पे और ज़ोरदार फोर्स लगने वाली है, ठीक है। और इस चार्ज को अगर और नज़दीक लाऊंगा तो और ज़ोरदार फोर्स लगने वाली इस चार्ज पर रिपेल करते हुए। अगर मैं इस चार्ज को और दूर ले जाऊँ तो चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है वो कम होने लगेगी। ये तो हमें यहाँ से भी पता चल रहा था कि जैसे इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा, ये तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, तो जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ेगी ये ओवरऑल ये पूरे चीज़ की वैल्यू कमेगी, मतलब फोर्स की वैल्यू कमेगी। यहाँ पर भी वही है, जब मैं इसे इसके नज़दीक लाऊंगा तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ रहा है, इसका मतलब कि और ज़ोरदार फोर्स लग रही है इस पर। और जब मैं इससे दूर ले जाऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम हो रही है, इसका मतलब कि अब ये बड़ा क्यू जो है इस छोटे क्यू पे थोड़ा कम फोर्स लगा रहा है, क्योंकि इससे दूरी बढ़ रही है इसकी, ये आर बढ़ रही है। फोर्स तो डिपेंड ही करता है दोनों के प्रोडक्ट पे, चार्ज के प्रोडक्ट पे डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर। तो इस कारण से इनके बीच में फोर्स कम होता रहता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यही है कि फील्ड में कितना जोर है। जैसे जैसे अगर मैं इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहूँ तो यहाँ पर ऑब्वियसली यहाँ पर फील्ड में जोर ज़्यादा है। अगर मैं इस पॉइंट में निकालना चाहूँ तो ये इससे थोड़ा दूर है, कम है। अगर मैं इस पॉइंट में निकालना चाहूँ तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसलिए यहाँ पर फोर्स लगेगा, कोई भी चार्ज मैं यहाँ पे रखूँगा तो, लेकिन कम लगेगा। जैसे जैसे मैं इससे दूर जाता जाऊँगा कम लगेगा, जैसे जैसे इसके नज़दीक आता जाऊँगा ज़्यादा होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी ऐसा ही है कि एक चार्ज यहाँ पर अगर रखा है तो इसके चारों तरफ फील्ड निकल रही है इसमें से रेडिएशन के जैसा हर दिशा में, ओके। तो ये अब कोई भी चार्ज को अगर मैं इसके नज़दीक लाऊंगा, इतने नज़दीक, तो उसे ज़्यादा जोर से वो बाहर की तरफ भेजेंगे, तो यहाँ पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा है। अगर मैं और थोड़ा दूर ले जाऊँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम हो गया, और थोड़ा दूर ले जाऊँ इलेक्ट्रिक फील्ड और कम हो गया इंटेंसिटी, और थोड़ा दूर ले जाऊँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और कम हो गया। इसे ही हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब एक बात है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो दूर हो जाने से कम हो जा रहा है, इसे एक्चुअली मेजर करने के लिए हम यहाँ Q के जगह एक्चुअली यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाय डेफिनेशन कैसा साउंड करता है एक बार देखते हैं, तो इससे अच्छा समझ आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाय डेफिनेशन कहता है कि ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज, ओके, एट अ पॉइंट। तो ऐसा लिखते हैं, फोर्स exerted on a unit positive charge। यही हमारा टेस्ट चार्ज है यहाँ पे। in an electric field is called electric field intensity।
कहने का ये मतलब हुआ, यहाँ पर मैं ये जो टेस्ट चार्ज को क्यू ले रहा था, इस टेस्ट चार्ज को क्यू लेने की जगह अगर मैं 1 ले लूँ, +1, हाँ कोई सा भी 1 लेने से नहीं होगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो अगर मैं इस टेस्ट चार्ज को यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले लूँ, तो इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जितना फोर्स इस ये बड़े क्यू लगा रहे हैं, वो फोर्स ही है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, यही इनका बाय डेफिनेशन मतलब है। यहाँ पर क्या कह रहे थे कि कोई एक चार्ज ले रहा हूँ, टेस्ट चार्ज क्यू, स्मॉल क्यू, ठीक है, तो उनके बीच में जो फोर्स आएगा उसे हम ऐसे F इक्वल्स टू क्यू के कैपिटल की स्मॉल क्यू बाय आर स्क्वायर कह सकते हैं। अब मैं कह रहा हूँ कि अगर ये Q इक्वल्स टू 1 लिख दूँ इसी केस में, तब हमारा F इज इक्वल्स टू E हो गया। E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये एक स्पेशल केस है, जब हमारा टेस्ट चार्ज इक्वल्स टू 1 होता है, जब हमारा टेस्ट चार्ज इक्वल्स टू 1 होता है, तब ये पूरा एक्सप्रेशन कैसा बन जाएगा आप खुद देखिए। यहाँ पर एक बार लिख कर दिखाता हूँ। जब टेस्ट चार्ज इक्वल्स टू 1 है तो हमारा एक्सप्रेशन हो गया F इज इक्वल्स टू KQ बाई आर स्क्वायर, और इसे ही हम कहते हैं E, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो डेफिनेशन क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता क्या है? ये है फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो मैं लिखा था क्या था? फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ क्यू, स्मॉल क्यू, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो तैयार हो रहा था, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में इस स्मॉल क्यू पे कितना फोर्स लगा वो इससे लिख रहा हूँ। अब स्मॉल क्यू की जगह अगर मैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले लूँ तो क्यू इक्वल्स टू +1, तो अब इस +1 पे कितना फोर्स लग रहा है उसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। तो ये स्टैंडर्डाइज कर लिया हमने कि अब ये कोई भी चार्ज नहीं चलेगा, सिर्फ +1 चार्ज लूँगा मैं, उस +1 चार्ज पे +1 चार्ज को मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूँगा। जिस जगह पे मैंने रखा उस जगह पर अगर मैं उस +1 चार्ज को रखा तो उस पर जितना भी फोर्स लग रहा है वही उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। और एक समझने वाली बात क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चेंज होता रहता है, इसे मैं हटा ही देता हूँ, बाद में डिस्कस करूँगा। और एक बात क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चेंज होता रहता है, कैसे? जैसे अगर ये सोर्स है हमारा, सोर्स चार्ज जो हमने ऊपर लिखा था, तो इसके चारों तरफ एक रीजन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा एक रीजन है चारों तरफ, ऐसा एक माहौल सा बना है। जैसे हमने कहा एक अगर स्टोव होता, अगर गैस या कोई कोयले की बर्नर होती ऐसी कुछ, तो इसके चारों तरफ हीट का माहौल रहता। जितने मैं नज़दीक आऊँगा उतना उस हीट बढ़ेगा जितना मैं दूर जाऊँगा हीट कमेगा। वैसे ही तो एक माहौल तैयार है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब क्या कि मैंने यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा, इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जितना फोर्स लग रहा है वो ही है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पोजीशन ए पे। अब मैं अपने चार्ज को यहाँ पे रखा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पर, तो यहाँ से हटाकर यहाँ पे रखा हूँ, इसे मैं नाम दे रहा हूँ बी। तो बी पे जब मैं रखूँगा तो क्या ए पर जो फोर्स लग रहा था इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे, बी पे क्या वही फोर्स लगेगा? अगर आप अपने हाथ को इस पॉइंट ए पे रखते तो यहाँ से जो हीट आपके हाथ में लग रही होती, बी पे रखूँगा तो वही हीट लगेगी? नहीं, ऑब्वियसली हीट कमेगी। इसका मतलब क्या है कि इस पॉइंट में, इस पर्टिकुलर पॉइंट ए में हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो ज़्यादा है, इस पर्टिकुलर पॉइंट बी में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है कम है। ओके, ऐसे ही समझना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चेंज होता रहता है, उस हर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे उनका वैल्यू अलग अलग है। लेकिन एक बात ये भी सोचिए कि अगर ये सर्कुलर है और मैं अगर यहाँ पे हाथ रखूँ या ठीक इसी के दूरी सेम है, ये जो ये सोर्स चार्ज है इससे दूरी सेम है, एक सर्कल बना देता हूँ, तो आप अपने हाथ को, अगर ये कोयले की एक जलती हुई कोयले की कोई सोर्स है, यहाँ पर अगर आप यहाँ हाथ रखें या यहाँ हाथ रखें, डायमीटर आप इसके चारों तरफ एक रेडियस लेकर ऐसे गोल सा घूम रहे हैं, तो यहाँ पर चाहे जहाँ भी आप जाएं, इनसे तो आपकी डिस्टेंस सेम है, तो यहाँ पर आपको जो हाथ में हीट लगेगा सेम लगेगा। सिमिलरली अगर ये ए को, ये जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इसे मैं यहाँ नहीं रखकर ए को यहाँ से उठाकर यहाँ ले जाऊँ या यहाँ ले जाऊँ, ऐसे यहाँ ले जाऊँ, कहीं भी ले जाऊँ, ये बड़ा वाला चार्ज इस छोटे यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे उतना ही फोर्स लगा रहा है। क्यों? क्योंकि फोर्स तो डायरेक्शन इस पे डिपेंड करता है ना कि इनका वैल्यू क्या है, क्यू, इनका वैल्यू क्या है +1, और इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, यहाँ जो है यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है, तो फिर और तो कोई फैक्टर चेंज नहीं हो रहा। देयरफॉर मैं अब ए को ऐसे गोल घुमा कर कहीं भी ले जाऊँ, इस पर फोर्स सेम लग रहा है। लेकिन अगर मैं इससे डिस्टेंस बढ़ाऊँ, इससे बाहर की तरफ ले जाऊँ, ये बी में, तो यहाँ पर फोर्स अब कम लगेगा। यहाँ पर आप अगर हीट है, ये हीट सोर्स है, यहाँ पर अगर आप हाथ भी अपना यहाँ रखेंगे तो इससे दूरी बढ़ गई है, तो ये
आपको हीट भी कम लगेगी। लेकिन अगर आप इसी डायमीटर को लेके, इसी रेडियस को लेकर फिर आप इसके चारों तरफ घूमेंगे तो आपके हाथ में एक ही हीट लगेगा। तो आप ये हीट के एक एनालॉजी से भी इसे समझ सकते हैं कि आपके हाथ में हीट लगता है और यहाँ पर एक पॉइंट यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगता है। वो फोर्स भी कहाँ से आ रहा है, सीधी सी बात है, कूलम लॉ से ही आ रहा है। बस दो चार्ज को लेते थे, एक Q1 Q2, दूसरी बार हमने लिया दो चार्ज, एक था कैपिटल Q स्मॉल q, तीसरी बार हम फिर से दो चार्ज ले रहे हैं, एक है कैपिटल Q और दूसरे को हमने 1 पकड़ लिया, +1। अब इस +1 के कारण इस +1 पे जो फोर्स लगता है F, उसे ही हम कहते हैं E। ये स्पेशल केस है। तो मेरा F इज इक्वल्स टू E व्हेन Q इक्वल्स टू 1। अदरवाइज जब Q इक्वल्स टू 1 नहीं है तब क्या हाल है, देखिए E ऐसे क्या, जब Q इक्वल्स टू 1 है तब E इक्वल्स टू KQ/F² है। अगर मैं इसको यहाँ पर रिप्लेस करूँ, E इक्वल्स टू ये वाले टर्म को, इतना सा, ये वाले को, यहाँ से यहाँ तक, ये चीज़ को अगर मैं यहाँ पर रिप्लेस करूँ तो देखिए F इक्वल्स टू KQ कैपिटल Q स्मॉल q/r²। यहाँ पर ये वाले को रिप्लेस करूँगा तो ये आ जाएगा E और Q। देखिए अब देखिए जब Q इक्वल्स टू 1 लिखूँगा +1, तब हमारा F इक्वल्स टू E होता है। देखिए अब ये पूरा मैच कर रहा होगा। ये हमारा केस है F इक्वल्स टू ये ऐसा, और इसमें से इतने पार्ट को, इतने पार्ट को मैंने E पकड़ा है, ठीक है। तो अब इसे E लिख देता हूँ, ये Q। अब अगर Q इक्वल्स टू +1 है तो अब देखिए F इक्वल्स टू E होता है कि नहीं, यहाँ भी F इक्वल्स टू E होता है और E का वैल्यू ये इतना रहेगा। सॉरी, तो यहाँ हमने यही चीज़ बताने की कोशिश की कि जब F इक्वल्स टू E है, कब, व्हेन Q इक्वल्स टू 1। जब Q इक्वल्स टू 1 नहीं है तब F इज इक्वल्स टू EQ है, E इंटू Q, अदरवाइज। इसलिए इसका मतलब क्या हुआ, इसका भी एक मतलब समझ सकते हैं कि अब मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि हमारे पास एक फील्ड है, ठीक है, फील्ड है। फील्ड मतलब एक ऐसा इलाका है जहाँ पर कोई यूनिट पॉजिटिव, कोई भी चार्ज अगर मैं रखूँगा तो उस पर फोर्स लगेगा। ये फील्ड है। ये फील्ड बेशक कोई ना कोई यहाँ पर चार्ज होगा, कुछ भी एक पॉजिटिव होगा तभी वहाँ से ऐसे फील्ड निकल रहे हैं। अभी मैं उसकी बात नहीं कर रहा, अब मैं सिर्फ फील्ड की बात कर रहा हूँ। ये है यहाँ पर ऑलरेडी, लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रहा। अब उस पर कितना चार्ज है, वो कैपिटल Q है कि क्या है, वो सब मैं कुछ नहीं कंसिडर कर रहा। मैं सिर्फ कंसिडर कर रहा हूँ कि एक इलाका ऐसा है जहाँ पर फील्ड है, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड है का ये मतलब है कि वहाँ पर अगर मैं कोई भी चार्ज रखूँगा, चाहे पॉजिटिव, नेगेटिव, यूनिट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट नेगेटिव, कुछ भी, अगर मैं इस पूरे इलाके में कोई भी चार्ज रखूँगा तो उस पर फोर्स लगेगी, ठीक है। इस फील्ड का मैंने डिस्क्रिप्शन दिया मैथमेटिकली E ऐसे। अब मैं इस फील्ड का, अब इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि E इक्वल्स टू KQ/r²। इसका ये मतलब हुआ कि ये फील्ड जो है कैपिटल Q के कारण ही क्रिएट हो रहा है। कोई एक कैपिटल Q है ऐसा बड़ा सा, उसके कारण ये फील्ड ऐसा बन रहा है। लेकिन अभी मैं इसमें कंसिडर नहीं कर रहा, मैं सिर्फ अभी ये E की बात कर रहा हूँ कि ये जो इलाका है, ये जो रीजन है, यहाँ पे पूरा E फील्ड है, मतलब E इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलाके पे अगर मैंने एक चार्ज रख दिया यहाँ पर Q, तो इस चार्ज पे बिल्कुल एक फोर्स में एग्जर्ट होगा। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की तरफ होगा, ये होगा। ये फोर्स जो एग्जर्ट होगा इस चार्ज Q पे, दैट फोर्स इज इक्वल्स टू F इज इक्वल्स टू ये E इंटू Q। इसका यही मतलब है कि एक फील्ड है, एक फील्ड है, इस फील्ड, ये फील्ड है E। इस फील्ड का जो इंटेंसिटी है, फील्ड ये E क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो एक फील्ड है जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है E। इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E वाले जगह पे मैंने एक चार्ज Q रख दिया, तो इस चार्ज Q पे कितना फोर्स एग्जर्ट होगा, दैट फोर्स F इज इक्वल्स टू E इंटू Q। अब मैं ये चार्ज Q की जगह अगर मैं 1 रख दिया, मतलब +1 चार्ज रख दिया, तो +1 पे कितना फोर्स एग्जर्ट होगा आप खुद ही देखिए। Q इक्वल्स टू 1 कर देंगे, इफ़ Q इक्वल्स टू 1 देन F इज इक्वल्स टू E। इतना फोर्स एग्जर्ट होगा, जो फोर्स एग्जर्ट होगा उसे ही हम E कहेंगे। और E का हम ऐसे भी दिखाते हैं, यहाँ पर लिखें KQ/r²। यहाँ पर ये Q जो है वो, ये फील्ड किसके कारण बना है, ये Q के कारण बना है, वो है ये वाला Q।
और जो टेस्ट चार्ज है वो हमारा ये है स्मॉल क्यू, जो जिस पे फोर्स एग्जर्ट होता है। अब ये टेस्ट चार्ज जब 1 हो जाएगी तो जो इस फोर्स है उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहने लगते हैं। सारे एक दूसरे से रिलेटेड है, सब कुछ आ रहा है कूलम्स लॉ से। कूलम्स लॉ कह रहा था Q1 Q2 लेता हूँ, दूसरी बार मैंने कहा नहीं कैपिटल Q और स्मॉल Q लूँगा, तीसरी बार मैंने कहा नहीं कैपिटल Q और 1 लूँगा। ठीक है, ऐसा ये सारे एक दूसरे से रिलेटेड है। ओके, इस केस में F इज इक्वल्स टू E इंटू क्यू, इस केस में F इज इक्वल्स टू E, और इस केस में F इज इक्वल्स टू E का कोई जिक्र नहीं है यहाँ पर है K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यही है, सब आ रहे हैं लेकिन कूलम्स लॉ से। अब थोड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हमने लिखा था उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये जो यहाँ पर हमने ड्रॉ किया ना, एक्चुअली एक फील्ड को दिखाने के लिए मैं क्या कर रहा था, पहले एक जिगजैग स्पेस को सेट कर दिया था यहाँ पर, जैसे ऐसा लाइन टानकर मैंने सेट कर दिया। यहाँ पर भी एक जिगजैग लाइन टानकर स्पेस बना दिया है कि ये इसके चारों तरफ की इलाका है जहाँ पर हमारे फील्ड एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन सही तरीका फील्ड को दिखाने का एक्चुअली ऐसा है जैसे यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया था। कैसे, फिर देखते हैं यहाँ पर एक बार, जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं, तो वो भी एक बार सीख लेते हैं। 3 बातें हैं, एक है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक रीजन, एक इलाका, जैसे कि अगर कोई कोयला के हीट का कोई सोर्स जल रहा है तो उसके अगल बगल की जो माहौल है वो ऐसा इलाका है जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर समझ सकते हैं। उस माहौल पे अगर आप हाथ रखेंगे तो आपको गर्म लगेगी। वैसे ही उस इलेक्ट्रिक फील्ड के माहौल में अगर कोई पॉजिटिव चार्ज रखा जाए, वो क्यू होगा, स्मॉल क्यू पॉजिटिव चार्ज रखा जाए तो उस पर एक फोर्स महसूस होगी। अगर ये स्मॉल पॉजिटिव चार्ज जो है क्यू, अगर ये +1 हो तो वो जो फोर्स महसूस होगी उस +1 पे, उस फोर्स को अब हम कोई नॉर्मल सा फोर्स नहीं कहेंगे, उस फोर्स को ही हम कहेंगे उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो उसका। ठीक है, ये इतनी सारी बातें हमने समझ ली। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है वो भी एक बार देख लेते हैं। सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्चुअली इमेजिनरी लाइंस है, एक्चुअली लाइन कोई है नहीं। जैसे कि सीधी सी बात है, एक कोयले का हीट सोर्स है यहाँ पर, तो आप क्या इसके अगल बगल कोई लाइन देखते हैं, कुछ कोई रे निकल रहा है ऐसा दिखता है, कुछ नहीं, एक स्पेस है, लेकिन आप वहाँ पर हाथ रखते हैं तो आपको हीट महसूस होती है। ये भी महसूस होती है कि हीट किस डायरेक्शन से आ रही है, इधर से आ रही है हीट, इस ऐसे आ रही है। आप यहाँ हाथ रखेंगे, आपके हाथ में गर्म लग रही है, आपको पता चलेगा कि इस साइड है आग का सोर्स या हीट का सोर्स, इस साइड है, ना कि आपके हाथ की इस साइड है। ऑब्वियसली आप फील करके समझ जाते हैं। वैसे ही ये इमेजिनरी लाइंस है हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो इमेजिनरी लाइंस है दैट रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, यही है। और इनका ये केस है कि जब पॉजिटिव चार्ज होंगे तो ये लाइंस के डायरेक्शंस इज रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, और जब नेगेटिव चार्ज होंगे तो इनका रेडियली इनवर्ड। क्या है, क्यों है, थोड़ा डिस्कस करने से समझेंगे। मैं पकड़ता हूँ कि हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, वही कैपिटल क्यू वाला। ठीक है, तो इसके पूरे चारों तरफ एक माहौल सा बनेगा, जहाँ पर कोई भी चार्ज रखूँगा तो फोर्स महसूस होगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है इसके चारों तरफ। अच्छा, अगर मैं कोई यहाँ पर कोई चार्ज रखता हूँ, सच में स्मॉल क्यू पकड़ लेता हूँ, उसे मैं रखा, तो इस पर फोर्स क्या कुछ भी एग्जर्ट हो जाएगी? ये फोर्स क्या इस चार्ज को ऐसे भी लेके चला जाएगा, थोड़ी देर बाद ऐसे लेकर चला जाएगा, फिर थोड़ी देर ऐसे लेकर आ जाएगा, ऐसा है क्या? नहीं है ना। आपको साफ समझ आ रही होगी कि ये चार्ज जो क्यू रखा हूँ मैं यहाँ पर, ये चार्ज क्यू सिर्फ एक ही फोर्स महसूस करेगा, और वो फोर्स का डायरेक्शन भी बिल्कुल इससे अलग दूर भागने की तरफ होगा, और कुछ भी नहीं इससे ज़्यादा। ऐसा नहीं कि ये इधर चला जा सकता है, फिर इधर जा सकता है, ऐसा जा सकता है। इस फोर्स के कारण ये फोर्स जो क्यू कैपिटल क्यू जनरेट कर रहा है स्मॉल क्यू पे, वो उसे अपने से एकदम परपेंडिकुलरली दूर भगाएगा, सीधा शॉर्टेज डिस्टेंस से, है ना। तो यही जिस पाथ को ये फॉलो करने वाला है ना, ये वाला स्मॉल क्यू,
इससे दूर भागने के लिए, वही पाथ, वही लाइन हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। अगर मैं ऐसा सोचकर फिर लाइन बनाना चालू करूं तो आप देखिए हमारा एक जब पॉजिटिव चार्ज क्यू होगा, इसके चारों तरफ देखिए, अगर मैं यहाँ पे क्यू रखूँगा, ये छोटा वाला क्यू, तो कैसे भागेगा, ऐसे भागेगा। यहाँ पे रखूँगा ऐसे भागेगा, यहाँ पे रखूँगा ऐसे भागेगा, यहाँ पे रखूँगा ऐसे भागेगा, यहाँ रखूँ ऐसे भागेगा, यहाँ रखूँ ऐसे। देख रहे हैं ना ये कैसे जा रहा है, पूरा रेडियली आउटवर्ड, है ना। ये एज्यूम करके रखा हूँ कि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो रिपेल करके रेडियली आउटवर्ड। ये जो लाइंस बन रहे हैं ये इनफाइनाइट बन सकते हैं, इसके बीच के भी जगह पे है ऐसा पूरा, उसके भी बीच में और स्पेस मिलता है, वहाँ भी बना सकता हूँ। मतलब ये इनफाइनाइट है, चारों तरफ ऐसे इनसे निकल रहे हैं। ये जो लाइंस है इसे ही हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आउटवर्ड निकलते हैं, मतलब बाहर की तरफ निकल रहे हैं। अब ये बाहर की तरफ क्यों पकड़ा गया है, सिर्फ इसी के लिए कि अगर मैं एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखता हूँ तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज का क्या महसूस होगा, प्लस के कारण वो बाहर की तरफ ही भागेगा, तो उसे ही मैंने डायरेक्शन दे दिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। अगर यहीं पर ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज की जगह अगर नहीं सॉरी यहीं पे अगर मेरे ये बीच वाले जो चार्ज है ये कैपिटल क्यू है, पॉजिटिव की जगह ये अगर ये कैपिटल क्यू लेकिन नेगेटिव हो, तो मैं अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखूँगा यहाँ पर, वो क्या होगा, फट से भाग कर इसकी तरफ आ जाएगा। अगर यहाँ रखूँगा भाग कर इधर आ जाएगा, यहाँ रखूँगा इधर आ जाएगा, यहाँ रखूँगा इधर आ जाएगा, यहाँ रखूँगा तो फिर इधर आ जाएगा, यहाँ रखूँगा तो इधर आ जाएगा। सेम जैसे पहले भाग कर दूर जा रहे थे, ये हमारा स्मॉल क्यू जो पॉजिटिव है, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल कर रहे हैं तो भाग कर दूर जा रहे हैं। अब ये हमारा नेगेटिव है, तो वो जो स्मॉल क्यू है वो तो अभी भी पॉजिटिव है, तो स्मॉल क्यू इस कैपिटल क्यू माइनस कैपिटल क्यू के नज़दीक आने की कोशिश कर रही है, तो वो भाग कर ऐसे आएगा। जिस लाइन को वो फॉलो करते हुए इसके नज़दीक आएगा वही लाइन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और ये इमेजनरी लाइंस है। ऐसे ये भी इनफाइनाइट लाइन जैसे बाहर की तरफ जा रहे हैं वैसे ही अंदर की तरफ आ रहे हैं। तो आप समझिए कैसा दिख रहा है, एक हीट का सोर्स है, चारों तरफ ऐसे करके इसमें से हीट निकल रही है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कोई भी अगर हाथ रखूँगा मुझे हीट महसूस होगी, ज़्यादा महसूस होगी यहाँ पर ये पॉइंट ए पे, और अगर मैं दूर यहाँ पे रखूँगा तो कम महसूस होगी, और दूर रखूँगा तो और कम महसूस होगी। वैसे ही इस पॉइंट पे अगर मैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखूँगा तो उस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, मतलब उस पर जो फोर्स महसूस होगी वो ज़्यादा है। यहाँ पे अगर मैं रखा तो कम है, यहाँ पे रखा तो और कम है। देयरफॉर यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो भी कम है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इससे कम है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इससे भी ज़्यादा कम है। और ये जो लाइन हमने बना रहे हैं यही लाइन है हमारा लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इतने सारे आइडिया से मुझे लगता है आपको कंसेप्ट आ जाएगा इस बात के। बाकी हम न्यूमेरिकल्स जब करेंगे तो और अच्छे से ये एफ क्या है मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये ई क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये हमारा कैपिटल क्यू था सोर्स चार्ज, ये हमारा स्मॉल क्यू था टेस्ट चार्ज। स्मॉल क्यू हम स्मॉल क्यू इक्वल्स टू 1 भी +1 भी ले सकते हैं, वो था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का बाय डेफिनेशन, कि जब हमारा स्मॉल क्यू इक्वल्स टू +1 होता है तब हमारा एफ इक्वल्स टू ई हो जाता है, नहीं तो एफ इक्वल्स टू ई क्यू होता है। और ई क्या होता है, ई इज इक्वल्स टू के कैपिटल क्यू बाई आर स्क्वायर। अब ई के एक्सप्रेशन में देखिए एक आर स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है कि ई एक आर पे डिपेंड करता है, आर जितना बड़ा होगा ई इतना छोटा होगा। तो वही तो मैं कह रहा था कि अगर मैं पॉइंट ए पे देखूं तो आर क्या है, इतना सा आर है, तो आर छोटा, तो इस पॉइंट ए पे जो ई है उसे मैं अगर ई ए लिखूँ तो ई ए बड़ा है। अब ये बी पॉइंट पे क्या है, ये बी पॉइंट पे इतना सा आर है, आर जैसे ही बड़ा हो गया तो हमारा इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो छोटा हो जाएगा, तो बी छोटा है ई बी। इस पॉइंट पे अगर देखो तो और आर और बड़ा हो गया, आर जैसे ही बड़ा हो रहा है ई हमारा और छोटा हो जाएगा। तो ये सारी बातें जैसे जैसे मैं इससे दूर जाऊंगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इंटेंसिटी है, जो जोड़ है उस स्मॉल क्यू पे, वो भी घटता जाएगा। ये सारी बातें हम समझ सकते हैं, ठीक है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर मैं इसके लिए ड्रॉ करूँ, एक दो पॉजिटिव चार्ज रख देता हूँ नज़दीक नज़दीक, और इनके लिए ड्रॉ करूँ तो इनसे लाइंस ऐसे निकल कर ऐसे जा रही होंगे, इनसे लाइंस निकल कर ऐसे जाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो इनके लाइंस ऐसे जाएंगे। और फिर पीछे की तरफ नॉर्मल जैसे हम लोग दिखाए थे पहले वैसे ही है, ऐसा।
लेकिन सामने ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, इसलिए इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे है। अगर ये अपोजिट चार्ज होते तो इनमें से एक फील्ड लाइन निकलता और इनमें चला जाता ऐसे। ये कुछ भी नहीं है। अगर आप इस रीजन में एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे, पॉजिटिव चार्ज चाहे वो यूनिट ना भी हो, अगर आप यहाँ पर कोई भी पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो ये जो एरो दिखा रही है, ये जो लाइन दिखा रहे हैं ना, ये वही पाथ है, वो पॉजिटिव चार्ज उसी पाथ को फॉलो करने वाला है। फॉर एग्जांपल अगर आपने इस पॉइंट पे कोई पॉजिटिव चार्ज रखा स्मॉल क्यू, तो उनका काम यही है कि वो यहाँ इस क्यू ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये प्लस वाला इस पॉजिटिव चार्ज से भागना है इसे और नेगेटिव के पास जाना है, क्योंकि ये स्मॉल क्यू खुद में ही पॉजिटिव है। तो इसे पॉजिटिव रिपेल करना और नेगेटिव की तरफ जाना है। किस पाथ को फॉलो करते हुए जाएंगे? इस पाथ को। तो यही इनके बीच का लाइन है। अगर यहाँ पर रखा जाता उस चार्ज को, ये वाले स्मॉल क्यू को, तो वो इससे रिपेल करते और इसकी तरफ जाते, इस पाथ को फॉलो करते हुए जाते। इसलिए यही इनका यहाँ पर लाइन है। यहाँ पे रखा होता तो इस पाथ को फॉलो करके जाते। यहाँ पे रखेंगे नेगेटिव चार्ज ये क्यू को, तो सीधा ऐसे आ जाने वाले हैं, ऐसे आ जाने वाले हैं, ऐसे। इसलिए ये सब इनके तरफ आ रहे हैं। यहाँ पे रखा जाए उस चार्ज क्यू को, तो ये सब इनसे दूर जाएंगे, तो वो सब ऐसे जाएंगे, ऐसे। वही है ये पाथ। ऐसे सब दिखाने की मेथड है। ये सारे लाइंस जो है इसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। ये सब इमेजिनरी लाइंस है। पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ निकलते हैं, इस पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ निकल रहे हैं। अब दोनों बाहर की तरफ निकल रहे तो एक दूसरे को तो हिट नहीं करेंगे, वो रिपेल करके ऐसे ऊपर की तरफ चले जा रहे हैं। जब दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, इनसे निकल रहे हैं, इनमें अंदर आ रहे हैं इनमें, तो ऐसे करके वो सीधा सीधा जा रहे हैं। बाकी यहाँ से अंदर आ रहे हैं, बाकी यहाँ से बाहर जा रहे हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ है। अब जो जो प्रॉपर्टीज़ इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की है यहाँ पर लिख लेते हैं पहले, फिर देखते हैं समझ आ रही है कि नहीं। तो ये हमारे प्रॉपर्टीज़ है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। क्या कह रहे हैं? नंबर 1, नो टू लाइंस एवर इंटरसेक्ट। कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दो लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लाइंस एक दूसरे को कट नहीं करते। यहाँ पर ये आप देखिए, ये प्लस क्यू है तो इनमें से सारे बाहर की तरफ आ रहे हैं। कोई भी लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, ऐसे काट रहा है क्या? ऐसे ऐसे करके नहीं काट रहा। क्यों नहीं काट रहा? इसका कारण है कि ये लाइन बने कैसे है कि अगर यहाँ पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा जाए या पॉजिटिव चार्ज ही रखा जाए, तो वो यहाँ से रिपेल करेंगे और भागेंगे। कैसे भागेंगे? ये लाइन को पकड़ के भागेंगे, इसलिए ये स्ट्रेट लाइन्स आ रहे हैं। ठीक है। अगर कहीं पर भी कट कर रहे हो लाइन, तो क्या होता? मान लीजिए ऐसे लाइन कट कर, एक फील्ड ऐसे जा रहा है, दूसरा फील्ड कट करके ऐसे जा रहा है। तो अगर हमारा पॉजिटिव चार्ज को मैंने यहाँ रखा हूँ, तो वो अब कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा, इस लाइन को फॉलो करके कि इस लाइन को फॉलो करके? दोनों तो नहीं जा सकते, तो उनका कोई रिजल्टेंट होगा, उधर ही जाएंगे। देयरफॉर वो रिजल्टेंट ही हमारा मेन लाइन होगा। हम फिर ये लाइन और ये लाइन अगल बगल वाले ड्रॉ नहीं करेंगे, इसलिए कभी वो एक दूसरे को कट नहीं कर सकते किसी भी हाल में। यहाँ भी देखिए नहीं कट किया, यहाँ भी नहीं किया, इधर भी नहीं किया, इधर भी नहीं किया, तो वो कट नहीं कर सकते एक दूसरे को। पहली बात। दूसरी बात है कि फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू कंडक्टर। यहाँ पर हमारा एक कंडक्टर है, कोई एक चार्ज बॉडी होगा, उससे फील्ड लाइंस निकल रहे हैं, तो ये कंडक्टर के सरफेस से ये फील्ड लाइन जो निकल रहे हैं बिल्कुल परपेंडिकुलरली निकल रहे हैं, कोई एंगल बना के निकल रही है। अगर हमारा कंडक्टर है तो इससे बिल्कुल ऐसे 90 डिग्री में निकल रहा है। ऐसा कोई स्लोप बना के, टेंजेंट बना के कंडक्टर से ऐसे करके फील्ड नहीं निकल रहे, फील्ड ऐसे निकल रहे, ये नहीं है। फील्ड यहाँ से अगर निकलना होगा तो वो ऐसे ही बिल्कुल परपेंडिकुलर टू द सरफेस निकलेंगे, ऐसे। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, कोई भी यहाँ से ये कॉन्टैक्ट देखिए बिल्कुल 90 डिग्री पे, ये 90 डिग्री पे, ये सब 90 डिग्री पे इस सरफेस से बाहर निकल रहे हैं। तो यहाँ पर भी ये सारे जो निकल रहे हैं सब 90 डिग्री पे ही बना के निकल रहे हैं यहाँ से। तो वही कह रहे हैं कि सरफेस से बिल्कुल परपेंडिकुलरली निकलते, कोई एंगल बनाकर नहीं निकलते हमारे फील्ड लाइंस। फिर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ चार्ज। अगर ये चार्ज बड़ा हो, यहाँ पर अगर 1 कूलम की जगह मैं 10 कूलम रखूँगा तो और ज़्यादा फील्ड लाइंस निकलेंगे और डेंस निकलेगा। ज़्यादा मतलब और डेंस। यहाँ पे ऐसे 10 लाइन निकल रहे हैं, वहाँ पर फिर 50 या 100 लाइन निकलेंगे, डेंस और घना होगा ये। ओके, तो जितना चार्ज उतने ज़्यादा फील्ड लाइंस। फिर फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली ड्यूरिंग एट्रैक्शन। यहाँ पर एट्रैक्शन हो रहा है तो देखिए फील्ड लाइंस को निकलने थे ऐसे सीधा सीधा और नेगेटिव वाले में घुसने थे ऐसे सीधा सीधा, लेकिन जब ये दोनों एक दूसरे के पास आकर अट्रैक्ट करने लग गए तो इनका फील्ड लाइंस क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट हो गया लॉन्गिट्यूडनली।
तो ये फील्ड लाइन कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली, मतलब ये अब सीधा नहीं जाके ऐसे बाहर की तरफ, ये ऐसे जाके घूम जा रहे हैं और इसमें जुड़ जा रहे हैं, फिर ये ऐसे घूम जा रहे हैं, इसमें जुड़ जा रहे हैं, ये घूम जा रहे हैं, इसमें जुड़ जा रहे हैं। तो ये हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट हो जा रहा है लॉन्गिट्यूडनली फील्ड लाइन्स, वही यहाँ पर दिखा रहा है कि फील्ड लाइन्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए लॉन्गिट्यूडनली। और अगर ऑपोजिट चार्ज होंगे तो एग्जर्ट लैटरल प्रेशर, उस समय ये भागेंगे फिर एक दूसरे, ये पे जैसे जुड़ जा रहे हैं ना ऐसे जाकर फोल्ड होकर, अब ये उल्टा, ये ऐसे ऊपर की तरफ, ये इनसे दूर, ये इनसे दूर, ये इनसे दूर, ऐसे दूर, तो इसे कहते हैं लैटरल। ये लॉन्गिट्यूडनल है ऐसा, देखिए फील्ड लाइंस ये एक्सिस पकड़ कर घूम जा रहे हैं ना ऐसे एक दूसरे के साथ, और ये है लैटरल। फील्ड लाइंस अभी क्या कर रहे हैं, ये वाले लाइन को पकड़ के, ये वाला एक्सिस को पकड़ कर वो फील्ड लाइंस ऊपर और नीचे घूम जा रहे हैं, है ना, ये सारे फील्ड लाइन ऊपर और नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो ये लैटरल है। और यहाँ पे फील्ड लाइंस ऐसे एक दूसरे के साथ जुड़ जा रहे हैं ऐसे, ये लॉन्गिट्यूडनल है। ये वर्ड वहीं से आया है लॉन्गिट्यूडनल, मतलब ये लॉन्गिट्यूडनल है और ये लैटरल है, ठीक है। फिर बोल रहे हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। यूनिफॉर्म फील्ड उसे कहते हैं फील्ड लाइंस आर पैरेलल एंड इक्वली स्पेस्ड। नॉन यूनिफॉर्म मतलब फील्ड लाइंस पैरेलल भी नहीं है और इक्वली स्पेस्ड भी नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का एक एग्जांपल है। ये क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल्स होते हैं इनके फील्ड लाइंस और इक्वली स्पेस्ड होते हैं। देखिए ये जो लाइन है और इसके नीचे ये लाइन है, ये सारे लाइन पैरेलल है एक दूसरे से, और इनके बीच में जो स्पेसिंग है, डिस्टेंस, ये भी सेम है, इतना ही दूरी है, स्पेस भी सेम है, तो ये इसे कहते हैं पैरेलल एंड इक्वली स्पेस्ड। तो इस टाइप के फील्ड्स को कहते हैं यूनिफॉर्म फील्ड। तो यहाँ पे और एक एग्जांपल है यूनिफॉर्म फील्ड का, रेड कलर से, ये हमारा इक्वली स्पेस्ड और पैरेलल फील्ड लाइंस है, इसे यूनिफॉर्म फील्ड कहते हैं। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में क्या है, ना वो पैरेलल है ना वो इक्वली स्पेस्ड है। देखिए यहाँ पर स्पेस इनका क्या है, यहाँ पर फील्ड लाइंस के बीच में स्पेस कम है, इतना सा है, और यहाँ पर स्पेस इतना बड़ा हो गया, तो स्पेस भी इक्वल नहीं है और वो पैरेलल भी नहीं है। देखिए ये ऐसे तो पैरेलल नहीं है, एक इनके तो साथ नहीं जा रहा, इधर डाइवर्सन हो रहा है। तो इस टाइप के फील्ड को कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये दो टाइप के इलेक्ट्रिक फील्ड हमने देख लिया। और एक बात यहाँ समझते हुए जाते हैं कि पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है कहीं भी सेम रहेगा। क्या मतलब है कि इस पूरे रीजन पे यहाँ से यहाँ तक, हाँ, कहीं भी मैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखूँगा तो सेम मुझे मिलेगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखूँ, यहाँ पर देखूँ, यहाँ पर देखूँ, यहाँ पर सारी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम है ना। ओके, अगर मैं इधर भी थोड़ा चला जाऊँ दूर में तो भी हमारा इलेक्ट्रिक, मतलब इस पूरे जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसा एज्यूम किया गया है कि वो पूरा ही जगह में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम है यहाँ से यहाँ। लेकिन जब ये नॉन यूनिफॉर्म है तब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर और यहाँ पर, ये तीनों जगह अलग अलग होंगे। कहाँ पर ज़्यादा होगा इंटेंसिटी, जहाँ पर लाइंस ज़्यादा है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारा EA ज़्यादा है। जहाँ पर लाइंस कम है यहाँ पर घना कम है, यहाँ पर ज़्यादा डेंस है लाइन, एकदम नज़दीक है एक दूसरे के, तो यहाँ पे इंटेंसिटी ज़्यादा है। यहाँ पे लाइंस थोड़े कम नज़दीक है, यहाँ पर कम है, यहाँ तो बिल्कुल दूर दूर है, तो यहाँ पर और कम है। तो यहाँ पर हमारा EA मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पोजिशन A इज़ मैक्सिमम, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पोजिशन B, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पोजिशन C। यहाँ पर हमारे हर पोजीशन में हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम है, इसलिए इसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। ओके, मतलब हर जगह सेम, मतलब इस पॉइंट पे अगर मैं जाऊँ तो ये सारे सेम है, फिर इस पॉइंट में जाऊँ तो ये पूरे पॉइंट सेम है, ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम नहीं है। तो ये पोजीशन A, ये अगर मैं सोचूँ इस पोजीशन A इस लाइन के अक्रॉस जितने, क्योंकि इनसे यहाँ से इनकी दूरी सेम है ना, तो ये सारे सेम है। यहाँ पर भी इनसे दूरी जितने, ये सारे पॉइंट्स के इनसे दूरी, ये अगर सारे पॉइंट को मैं B पकड़ूँ, ये भी B, तो ये सारे इस पॉजिटिव से इतने ही दूर है, तो इन पे सारे पे सेम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। यहाँ पर जैसे अगर मैं एक लाइन बना रहा हूँ तो इस लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम है। यहाँ पर अगर मैं एक लाइन बना रहा हूँ तो इस लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम नहीं है। तो ऐसे हमने ये भी समझ लिया। अब हम यहाँ देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ फाइनाइट कंडक्टर। क्या मतलब हुआ इसका, कि मैं एक फाइनाइट कंडक्टर ले रहा हूँ, एक कंडक्टर जिनका एक पर्टिकुलर लेंथ है,
तो ये एक लेंथ का कंडक्टर है, इसका कुछ भी एक लेंथ होगा वो बाद में देखेंगे, लेकिन एक फाइनाइट लेंथ का कंडक्टर, इनफाइनाइट नहीं है, फाइनाइट लेंथ का कंडक्टर है। इसमें क्या है, करंट चार्ज है, इस कंडक्टर पे चार्ज चल रहा है, चार्ज ऐसे बैठा है प्लस चार्ज। तो इस कंडक्टर का लेंथ है और इस पे चार्ज है। इस चार्ज कैरिंग कंडक्टर से मैं r डिस्टेंस दूर पे, ये r डिस्टेंस दूर पे एक पॉइंट बनाता हूँ P, और मुझे अभी जानने की इच्छा है कि इस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। मैं पहले क्या कर रहा था, यहाँ पर एक चार्ज लिखता था Q, ऐसे नहीं लिखता था, ऐसे लिखता था कि हमारे पास एक चार्ज है Q, एक बॉडी है जिनमें चार्ज है Q। अब इस प्लस चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज बॉडी से एक डिस्टेंस यहाँ पे मैं एक चार्ज रखूँगा स्मॉल q, जिसे मैं 1 लिख लेता हूँ। तो इस पर कितना फोर्स लग रहा है मुझे ये जानना था, है ना, उसे ही तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहेंगे E, ठीक है ना, यही करते थे पहले। यहाँ पर अब मैं एक इतना सा एक चार्ज बॉडी जैसा था ना, एक पूरा चार्ज एक ही जगह पे, यहाँ पे ऐसा नहीं करके मैं एक लेंथ ले लिया इतना लंबा सा, इस पे बोल रहा हूँ पूरा चार्ज ऐसे भरा है, यहाँ पर चार्ज एक जगह पे था। जैसे अगर ये सारे चार्ज को मैं खींच कर समेट कर यहाँ रख दूँ तो फिर इसके बराबर हो जाएगी कि इनके बीच का डिस्टेंस है r। तो आप बताइए कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। यहाँ पे अब ये चार्ज एक जगह नहीं होकर एक कंडक्टर के ऊपर ऐसे फैल कर है ऊपर से नीचे तक। अब इनके कारण बताइए कि इस कंडक्टर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r पे एक पॉइंट P बना देता हूँ। इस पॉइंट P पे अगर मैं कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखूँगा तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, और जितना फोर्स लगेगा उसे ही तो हम E कहते हैं। तो बेसिकली मुझे इस पॉइंट P पे E निकालने को कहा गया है। ओके, ये हमारा चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इनका एक्सप्रेशन है, ये डेरिवेशन ज़रूरत नहीं है बिल्कुल, लेकिन एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो देख लेते हैं। इनका एक्सप्रेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट P पे होगा K लैम्डा बाई R साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। आप बिल्कुल सोचेंगे कि ये साइन फाई 1 साइन फाई 2 कहाँ से आया, बताता हूँ। ये है इस पॉइंट P का इस अपर जो एंड है उनसे कितना एंगल बन रहा है, इस एंगल को हम कहते हैं फाई 1, और इस पॉइंट P से ये लोअर एंड जो है इनसे कितना एंगल बन रहा है, इस एंगल को हम कहते हैं फाई 2। R तो दिया ही है, K हमें पहले से पता है, K क्या होता है, K इक्वल्स टू 1/4πε0, और इनका वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁹। यूनिट है न्यूटन मीटर टू दी -2, सॉरी न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2। बार बार इसलिए लिखता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। तो ये K का वैल्यू पता है। लैम्डा क्या है, लैम्डा हमने पढ़ा था इसके पहले, लैम्डा है हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी, है ना। लैम्डा जो है वो है लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब कि पर यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है, ठीक है ना, पर यूनिट लेंथ पे। अभी मैं यहाँ पे कितना चार्ज है कैसे निकालूंगा, इसको निकालने के लिए मुझे दो बातें जानना होगी कि इनका डेंसिटी कितना है पर यूनिट लेंथ। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक एक यूनिट पकड़ता हूँ लेंथ का, तो इतने में कितना चार्ज है और इनका पूरा लेंथ कितना है, मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टोटल चार्ज निकल जाएगा। तो पर यूनिट लेंथ चार्ज है हमारा लैम्डा पकड़ दिया है, पर यूनिट लेंथ लैम्डा है। इनका यूनिट भी ऐसे ही है, इनका यूनिट क्या है, कूलम पर मीटर। अब कूलम पर मीटर को अगर मैं मीटर से मल्टीप्लाई करूँगा तभी मुझे टोटल चार्ज मिल जाएगा। तो अगर इनका पूरा लेंथ होता, मान लेता हूँ कि पूरा लेंथ इनका L है ऊपर से नीचे तक, यहाँ से यहाँ तक, तो इनमें टोटल चार्ज क्या होगा फिर, टोटल चार्ज, जिसे मैं अब कैपिटल Q से लिख सकता हूँ क्योंकि यही कैपिटल Q यहाँ पर टोटल चार्ज था। तो इनका टोटल चार्ज क्या होगा, लैम्डा × L, और यूनिट होगा कूलम, ये हो जाएगा टोटल चार्ज। लेकिन फ़िलहाल मुझे टोटल चार्ज नहीं चाहिए, यहाँ पर सिर्फ लैम्डा से काम चलेगा। लैम्डा है हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा बाई R। R क्या है, इस पूरे लेंथ का, ये कंडक्टर के यहाँ से कितने दूरी पे मैं P लिया हो वो जगह R है। अब देखिए जैसे हीट वाले केस में कहा था, ये अगर हीट का सोर्स होता, मैं अपने ये R को जितना इस पॉइंट Q को जितना ऐसे ले जाता इसके नज़दीक, मतलब R हमारा छोटा हो रहा है, उतना ज़्यादा मुझे हाथों में हीट लगता। वैसे ही यहाँ पे इस केस में भी अगर मैं Q को इसके नज़दीक ले जाऊँगा तो उतना ज़्यादा फोर्स Q पे लगेगा।
वैसे ही यहाँ पर भी इस पॉइंट P को मैं जितना नज़दीक ले जाऊँगा इस लेंथ के, उतना ज़्यादा मुझे फोर्स एग्जर्ट महसूस होगा इस पॉइंट P पे, इसलिए ये नीचे है। जितना दूरी कमेगी ये छोटा होगी तो ये और बड़ा होते जाएंगे, तो इसलिए ये नीचे है। सेम है ऐसे ही। और ये एंगल है साइन φ1 माइनस φ2, जहाँ φ1 है इस पॉइंट का ऊपर कितना है, ये एंगल कितना बन रहा है, और इस पॉइंट से नीचे कितना एंगल बन रहा है, वो है हमारा φ1 एंड φ2। ओके, इस केस में क्या था, इस केस में हमारा ई था क्या, ई था इक्वल्स टू के कैपिटल Q डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये था हमारा इस केस में Q। इस केस में, ये वाले केस में हमारा Q ऐसे है, ई इक्वल्स टू के लैम्डा बाई आर, और ये सारे। अच्छा, इसमें कुछ केसेस लिख सकते हैं कि अगर हमारा जो कंडक्टर है वो इनफाइनाइट लेंथ का है, ये तो फाइनाइट लेंथ के लिए हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ठीक है ना, फाइनाइट लेंथ के लिए ड्रॉ किया है। फाइनाइट लेंथ मतलब इसका लेंथ इतना सही है, तो नीचे एंगल बन रहा है θ2 और ऊपर एंगल बन रहा है θ1। अगर इसका लेंथ बहुत लंबा होता है, ये इसका जो ऊपर वाला एंड है ये यहाँ ख़त्म नहीं होने वाला, ये ऐसे लंबा ऊपर चले जा रहा है, तो जब इसका लेंथ ऊपर जा रहा है तो ये एंगल भी सोच कर देखिए, ये भी ऐसे बड़ा ही होता जाएगा। यहाँ से उठकर जब यहाँ जा रहा है तो ये एंगल इतना बनेगा, और ऊपर जाएगा तो ये इतना बढ़ेगा, और ऊपर जाएगा तो इतना बनेगा, तो ये एंगल तो बड़ा होते जा रहा है Q1 बड़ा होते होते जब ये इनफाइनाइटली ऊपर चला जाएगा तो ये भी बिल्कुल परपेंडिकुलर टाइप का ही हो जाएगा। तो ऐसा लिख सकते हैं कि फॉर इनफाइनाइट, क्या ले, ओके, इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर, इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर जब होंगे तब हमारा Q1 बिल्कुल ऐसा सीधा खड़ा हो जाएगा परपेंडिकुलर, क्योंकि इसका जो ऊपर वाला एंड है बहुत ऊपर है, सीधा हो जाएंगे तो ये, तो हमारा Q1 कह रहा था मैं, φ1 ऊपर तो 90 डिग्री। सिमिलरली ये वाले पॉइंट भी अगर नीचे जाते जाए, इतना नीचे चले जाए तो इतना बड़ा एंगल बनेगा, और नीचे जाएंगे तो और बड़ा एंगल बनेगा हमारा φ2, ऐसे बड़ा होते जाएंगे, होते होते कहाँ तक जाएंगे, फिर से वही φ2 भी इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो जब हमारा कंडक्टर इनफाइनाइट लॉन्ग होगा तो Q1 Q2 पे क्या असर, φ1 φ2 पे क्या असर पड़ेगा, वो 90 डिग्री हो जाएंगे। तो वही यहाँ पर पुट करता हूँ, तो उस वक्त हमारा E इक्वल्स टू के लैम्डा बाई आर, साइन 90 डिग्री कितना होता है 1, प्लस और ये वाला भी साइन 90 डिग्री और एक 1, तो उस वक्त हमारा E क्या होगा, E इक्वल्स टू 2 के लैम्डा बाई आर। तो ये एक स्पेशल केस हो गया, ये जनरलाइज्ड फार्मूला था, ये एक स्पेशल केस हो गया अगर कंडक्टर हमारा इनफाइनाइट लॉन्ग है। अगर कंडक्टर हमारा एक तरफ से इनफाइनाइट लॉन्ग है, वन एंड इनफाइनाइट लिख देता हूँ, ये सब इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि बहुत बार MCQ में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आपको डिराइव नहीं करना है, फटाफट उस समय अगर आपको एक्सप्रेशंस याद है तो वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। अगर एक तरफ इनफाइनाइट लॉन्ग है, मान लेता हूँ इधर पे कुछ नहीं है, यहाँ पर लेंथ ही नहीं है, सीधा यहाँ से ऊपर इनफाइनाइट है ऐसा, तो देखने में वो कैसा दिख रहा होगा, ऐसा। ये हमारा इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर है, यहाँ इतने दूरी पे मैं, ये हमारा R है, ये इस पॉइंट पे मैं, जो मुझे फील्ड निकालने की इंटरेस्ट है, नीचे कोई कंडक्टर का लेंथ नहीं है, ऊपर ये इनफाइनाइट लॉन्ग है, बिल्कुल इनफाइनाइट। तो ये वाला एंगल जो बन रहा है इनफाइनाइट लॉन्ग वाले के कारण, ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल उस वक्त 90 डिग्री होगा, इसे ही हम कहते हैं φ1। और φ2 हमारा क्या है, कुछ है ही नहीं यहाँ कंडक्टर, तो हमारा φ2 क्या है, 0। तो इस केस में हमारा φ1 एक्चुअली 90 डिग्री एंड φ2 है 0। ऐसे हाल में हमारा E का क्या फ़र्क पड़ेगा इसमें, ये वाले तो 1 है लेकिन ये 0, तो उस वक्त क्या होगा, 1 + 0 1 मीन्स के लैम्डा बाई आर, यही आंसर होगा, के लैम्डा बाई आर। तो जब हमारा इनफाइनाइट कंडक्टर है तो 2 के लैम्डा बाई आर, जब वन साइड इनफाइनाइट है, एक साइड फाइनाइट है, तो उसे एक साइड 0 है, फाइनाइट भी नहीं, एक साइड है ही नहीं, दूसरे साइड से इनफाइनाइट है, तो इसे E इक्वल्स टू के लैम्डा बाई आर। और अगर दोनों साइड थोड़े थोड़े लेंथ है तो उनके एंगल के हिसाब से ये हमारा एक्सप्रेशन है। ओके, ये सारी बातें ध्यान रखनी है। दूसरा एक देखेंगे कि अच्छा, अभी तो हमने एक लेंथ के बारे में बात किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए लॉन्ग कंडक्टर, एक सीधा सा एक लॉन्ग कंडक्टर था तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी थी। अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए सर्कुलर कॉइल, फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ
सर्कुलर कॉइल। अब सबसे पहले केस में क्या पढ़ा था कि एक चार्ज ऐसे रखा है, इतने दूर पे इस पे कितना फोर्स लगाएगा ये चार्ज, ठीक है। वही था इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर ये चार्ज Q इक्वल्स टू 1 ले लूँ तो जो फोर्स लगेगा उसे मैं E कहूँगा। ये था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी Q इक्वल्स टू 1। दूसरे केस में क्या किया, इस चार्ज को कैपिटल Q जो चार्ज था उसे ऐसे नहीं लेकर लंबा से में लिया ऐसे। अब यहाँ पर जो चार्ज है इस इतने दूरी पे एक मैंने पॉइंट चार्ज रखा, ये हमारा पॉइंट P है। यहाँ भी Q इक्वल्स टू 1 लूँगा तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो होगा E। इस केस में हमारा E था E इक्वल्स टू K कैपिटल Q बाई आर स्क्वायर। इस केस में हमारा Q था E था K बाई लैम्डा बाई आर साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, ये था। अब क्या करना है, ये अब जो हम कर रहे हैं इस केस में क्या करना चाह रहे हैं, इस केस में जानना चाह रहे हैं कि अब ये स्ट्रेट लाइन में भी नहीं है, एक सर्कुलर कॉइल है, एक गोल कंडक्टर है, बिल्कुल ऐसा सर्कुलर, ठीक है। सर्कुलर नहीं बना पाया, एक ऐसा सर्कुलर कॉइल है, मतलब जुड़ा हुआ एक तार है, ऐसा गोल सा एक रिंग टाइप का स्ट्रक्चर है, कंडक्टर है। इस पे चार्ज बैठा है चारों तरफ ऐसे, बस खेल रहा हूँ और कुछ नहीं। पहले चार्ज एक जगह कॉन्सेंट्रेट था, अब एक स्ट्रेट लाइन पर फैल कर बैठा है, अब एक रिंग के ऊपर फैल कर बैठा है। अब मुझे जानना है कि इस रिंग के सेंटर से एक डिस्टेंस r पे मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ P, उस वहाँ पर Q स्मॉल q इक्वल्स टू 1 हो तो जो फोर्स महसूस होगी उसे ही हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या वैल्यू होगा यहाँ पर, यही मुझे निकालना है। ये है सर्कुलर चार्ज, ठीक है। तो इनका आंसर है एक्चुअली ई इस केस में होगा हमारा कि फिर से K, उसके बाद Q x बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू दी पावर 3/2। थोड़ा लंबा चौड़ा दिख रहा है लेकिन घबराने की कोई भी बात नहीं है, सेम कंसेप्ट से ही आ रहा है। यहाँ पर के क्यू बाई आर स्क्वायर था, यहाँ पर भी के क्यू बाई आर स्क्वायर की जगह देखिए क्या है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 और ऊपर में एक एक्स है। ये काटेंगे तो लास्ट में ऐसे ही कुछ मिल जाएगा आपको, थोड़ी देर में दिखाता हूँ। लेकिन ये देख लेता हूँ कि ये कैपिटल आर क्या है। ये कैपिटल आर है इस रिंग का रेडियस, इस रिंग का रेडियस, रिंग का जो रेडियस है वो कैपिटल आर है। और स्मॉल एक्स क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है, ये हमने यहाँ से यहाँ तक पूरा डिस्टेंस को एक्स लिया। इसे आप स्मॉल आर भी ले सकते हैं, यहाँ पर एक्स लिया गया है तो ये डिस्टेंस है। तो इस पॉइंट पे जो फोर्स महसूस होगा बाई अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जिसे हम ई कहते हैं, वो होगा के क्यू एक्स बाई ये सब, ओके। इनका डेरिवेशन भी है, डेरिवेशन इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, तो आप इसे फ़िलहाल के लिए अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन कुछ बातें लिख के रख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर हमारा टोटल चार्ज जो ये Q है वो क्या हो सकता है। आप देखिए, अगर ये एक सर्कल है, एक यूनिफॉर्म सर्कल है, तो इनका रेडियस r है। तो अगर मैं इसे इसका फिर ये पूरा लेंथ कितना होगा, ये जो पेरीमीटर है वो कितना होगा, पेरीमीटर होगा हमारा लिख लेता हूँ, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 2πr, ये है पूरा लेंथ। और हमारा चार्ज डेंसिटी क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी है इक्वल्स टू लैम्डा। तो टोटल चार्ज क्या होगा, अभी हमने थोड़ी देर ऊपर ही लिखा था ना कि टोटल चार्ज क्या होता है, टोटल चार्ज होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी इंटू एल, टोटल लेंथ, टोटल चार्ज डेंसिटी लीनियर चार्ज डेंसिटी इंटू लेंथ, यही होता है हमारा टोटल चार्ज। तो अगर हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है और टोटल लेंथ जो है, अगर इसे मैं खोल कर ऐसे खोल कर सीधा कर दूँ, इसे अगर खोल कर ऐसे सीधा कर दूँ, ये सर्कल है, सर्कल है, यहाँ से काटूंगा और काट कर इसे सीधा कर दूंगा ऐसे लंबा सा, ठीक है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इसे मैं काट कर सीधा कर दिया। तो अब ये लेंथ कितना है, ये 2πr होता है। अगर ये रेडियस r है तो ये लेंथ हमारा 2πr है। इसके ऊपर ऐसे ऐसे प्लस प्लस चार्ज बैठे, तो अब यहाँ पे रहेंगे ऐसे प्लस चार्ज, ठीक है। इनका प्लस चार्ज है, लीनियर चार्ज डेंसिटी था लैम्डा
और इनका लेंथ है 2πr। दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो हमें टोटल चार्ज मिल जाएगा। यहाँ पर वही टोटल चार्ज यहाँ पर बैठा है। तो ये टोटल चार्ज क्या है, हमारा टोटल चार्ज है 2πr इंटू लैम्डा। तो जहाँ पे मैं क्यू लिखा हूँ ना वो एक्चुअली 2πr इंटू लैम्डा है, उसे मैं रिप्लेस भी चाहूँ तो कर सकता हूँ, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब मुझे जो स्पेशल केसेस है उसके बारे में देख लेते हैं कि अगर हमारा जो ये है, ये पॉइंट है, ये कितने दूर में है, ये हमारे एक्स से सॉरी ये सेंटर से बहुत दूर है, मान लेता हूँ ये जो पॉइंट पी है सेंटर से बहुत दूर है। उस वक्त क्या होगा, इफ़ एक्स इज़ मच ग्रेटर देन आर, मतलब अगर दिखाने के लिए कहूँ तो ऐसा है कि ये सर्कल इतना सा होगा, सेंटर यहाँ पे है और मैं निकालना चाहता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर। अब आप देखिए एक्स की वैल्यू कितनी ज़्यादा है, यहाँ से यहाँ इतना बड़ा एक्स है हमारा, और आर तो इतनी सा है, छोटा, बिल्कुल स्मॉल आर, मतलब स्मॉल और बिल्कुल छोटा इतना। इस केस में अगर ऐसा कोई केस हो तो मुझे अप्रॉक्सीमेशन लेकर ये एक्सप्रेशन कैसा निकलेगा, इस केस में निकलेगा हमारा ई, क्योंकि एक्स इज़ मच ग्रेटर देन आर, तो ये वाले के नीचे में इस आर को मैं इग्नोर कर दूंगा, ये आर को जीरो ले लूँगा, इसके कंपेरिजन में ये बिल्कुल जीरो सा है। अगर ऐसा कर दिया तो ई इक्वल्स टू के क्यू एक्स बाई नीचे ये तो जीरो है, तो एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2 ऐसा है। अब एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2 को ये 2 काट दूंगा तो नीचे एक्स क्यूब रहेगा, के क्यू एक्स बाई एक्स क्यूब, इसका मतलब है के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, ये हमारा ई होगा। किस केस में, जब हमारा ये वाला, तो इस केस में एक्चुअली ई इज इक्वल्स टू के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। देखिए कहीं ना कहीं यही आ गया ना जो हम लोग लिखते थे, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो ये उस समय क्या हो रहा है, ये रिंग को एक पॉइंट पकड़ लिया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि आर जीरो मतलब रिंग एक पॉइंट हो गया। तो देखिए घुमा फिरा के हमने इसी एक्सप्रेशन पे फिर आ सकते हैं। तो जस्ट ये खेला जा रहा है एक ही चीज़ से अलग अलग तरीके से, एग्जाम में इसी तरीके से आता है, ये आपके कंसेप्ट को टेस्ट करता है और कुछ भी नहीं। अब एक दूसरा केस है कि अगर हमारा x इक्वल्स टू जीरो हो जाए, इफ़ x इक्वल्स टू जीरो, इसका क्या मतलब है कि अब मैं दूर नहीं, मैं बिल्कुल सेंटर में जाकर जानना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो, मतलब इस रिंग के अंदर चला जाऊँगा मैं। अभी तो मैं रिंग से बाहर इतने दूर में था, फिर रिंग से, इस केस में रिंग से बहुत दूर में था, अब तीसरे केस में मैं रिंग के बिल्कुल अंदर चला गया सेंटर पे, तो हमारा x इक्वल्स टू जीरो। अब यहाँ पर मुझे जानना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, तो बेसिकली हम लोग खेल रहे हैं। तो इसी फॉर्मूला पे अब मैं मुझे x इक्वल्स टू जीरो पुट करना होगा। आप पुट करके देखिए, जैसे ही आप x इक्वल्स टू जीरो पुट करेंगे यहाँ पर ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। तो इस केस में हमारा ई इक्वल्स टू जीरो होगा। इसका ये भी इम्पॉर्टेंट मतलब है कि रिंग के अंदर जब मैं चला जाऊँगा तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो है। इस सेंटर पे, यहाँ पर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो है। क्यों जीरो है, क्योंकि यहाँ से भी जो फोर्स लग रहा है, यहाँ से ऑपोजिट साइड से वही फोर्स लग रहा है, यहाँ से वही फोर्स, यहाँ से भी हर जगह से वही फोर्स लग रहा है। देयरफॉर यहाँ पर अल्टीमेटली सारे फोर्स कैंसिल हो जा रहे हैं, कोई फोर्स लग ही नहीं रहा, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ही नहीं। इस पॉइंट पर अगर कोई पॉजिटिव चार्ज को रखा जाए तो उस पर कोई फोर्स फील ही नहीं होगा। ओके, तो ये बात हमने देखा। अगर ये जो यहाँ पर कॉइल बना है, अगर एक रिंग एक टर्न की जगह इसमें 5-6 टर्न लगा दिया गया, मतलब कि अगर मैं कोई कॉइल बना रहा हूँ तो एक तार लूँगा, ऐसे करके यहाँ से लेकर यहाँ जोड़ दिया, बात ख़त्म। एक कॉइल मैंने एक टर्न ले लिया। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, यहाँ से लेकर और एक बार घुमा दिया, अब जोड़ा हूँ, तो ये यहाँ पर हमारा नंबर ऑफ़ टर्न हो गया 2। अगर यहाँ भी ख़त्म नहीं, और एक बार घुमा के फिर जोड़ता दूसरे एंड को, यहाँ से 4 बार 5 बार घुमा कर मैं जोड़ता, तो हमारा n इक्वल्स टू 5 हो जाता। जैसे जैसे नंबर ऑफ़ टर्न्स बढ़ेंगे हमारा ये पेरीमीटर का जो लेंथ है वो भी बढ़ेगा, क्योंकि पहले तो एक बार ले रहा था, अब ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, हमारे कंडक्टर का लेंथ बढ़ रहा। अगर मैं उसे काट कर पूरा लंबा करूँगा इसे, तो इतना सा तो नहीं रहेगा, ये तो और लंबा आएगा, बहुत लंबा आएगा। तो जैसे जैसे उनका एक टर्न बढ़ रहा है, एक्चुअली मेरे चार्ज बढ़ रहे हैं, उस समय चार्ज क्यू क्या हो जाएगा, 2πr लैम्डा n, क्योंकि हर एक टर्न के साथ चार्ज हमारा बढ़ रहा है। तो उस समय जस्ट ये क्यू के साथ एक n यहाँ मल्टीप्लाई होने वाला है। तो उसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि if number of turns of coil is n, then E इक्वल्स टू क्या होगा। इफ़ नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल इज n, देन E इक्वल्स टू क्या होगा, कुछ नहीं होगा, जस्ट चार्ज जो पहले एक टर्न के लिए Q था, n टर्न के लिए NQ हो जाएगा।
एक बार जब ऐसा टर्न बना है तो इस पर टोटल चार्ज जो बैठे हैं ऊपर में इनके, वो है Q। तो अगर n बार टर्न बनेगा तो कितने चार्ज हो जाएंगे इनमें, Q इंटू एन, ये होगा हमारा टोटल चार्ज उस वक्त। तो जस्ट इस Q की जगह NQ लिखना होगा, Q N x बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू दी पावर 3/2। उस वक्त ये एक्सप्रेशन होगी हमारी। तो हमने 3 केसेस देख लिया, एक ये केस है, एक ये केस है और एक ये केस है। ये 1 लिख देता हूँ, ये 2 लिख देता हूँ, ये 3 लिख देता हूँ। अब इसके बेसिस पे हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जिससे हमारे कंसेप्ट और अच्छे होंगे। तो ये रहा हमारा न्यूमेरिकल। अ पेंडुलम बॉब ऑफ मास 80 मिलीग्राम and carrying a charge of 2 into 10⁻8 coulomb is at rest in a uniform electric field of 2 into 10⁴ वोल्ट पर मीटर। ठीक है, इतना ही सुनकर पहले देखते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं। कहने चाह रहे हैं कि हमारा एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, बिल्कुल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसा। कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, नहीं ये सब पता नहीं, लेकिन एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की यही खासियत है, इनका वैल्यू ये पूरे जगह पे सेम रहेगा और इनके बीच का जो डिस्टेंस है हर एक फील्ड लाइंस के यूनिफॉर्म है, इक्वल है और ये सारे पैरेलल हैं। तो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने एक पेंडुलम को झुलाया, ये हमारा ऊपर का सीलिंग है, यहाँ से एक पेंडुलम को मैंने ऐसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। ठीक है, इस पेंडुलम का कलर कुछ और कर देता हूँ, समझने में इजी होगा। जैसे मैं रखा हूँ, अगर इस पेंडुलम पे कोई चार्ज ही नहीं होता तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो सिर्फ क्या होता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब फील्ड मतलब ऐसा एक रीजन तैयार होगा जिसमें अगर कोई चार्ज को मैं रखूँगा तो उस पर फोर्स लगेगा। अगर इस पेंडुलम पे कोई चार्ज ही नहीं होता इस बॉब के ऊपर तो कोई फोर्स भी नहीं लगता इस पर। लेकिन इस यहाँ कह रहे हैं कि इस पेंडुलम पे चार्ज है कितना, 2 इंटू 10⁻8, 2 इंटू 10⁻8 कूलम, इतना चार्ज इस पेंडुलम के ऊपर है। ये चार्ज प्लस चार्ज है, कुछ नहीं दिया मतलब एक प्लस पॉजिटिव चार्ज इस पेंडुलम के ऊपर ऐसा है। मैं यहाँ पे एक प्लस लिख देता हूँ, इस पेंडुलम पे प्लस चार्ज है, पूरा ही लाइन हो गया, तो पेंडुलम पे एक प्लस चार्ज है। ठीक है, यहाँ पे मैं ऐसे समझ जाइए आप। तो अब इस पेंडुलम पे प्लस चार्ज है और ये फील्ड ऐसा है इस डायरेक्शन में, तो क्या होना चाहिए, इस प्लस चार्ज क्या चाहेगा, ये प्लस चार्ज क्या यहाँ से रिपेल करके इनसे इस डायरेक्शन में जाना चाहेगा। अगर ये पेंडुलम से ऐसे जुड़ा नहीं होता, यहाँ पर सिर्फ एक प्लस चार्ज होता तो ये फील्ड में रखते ही ये रिपेल होकर इस डायरेक्शन में मूव कर जाते, क्योंकि लाइंस ऑफ ये जो हमारे लाइन बनाए ये इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है कि कोई भी चार्ज अगर मैं रखता तो वो इसी लाइन को फॉलो करके भागते, तो ये वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को ही ये वाले प्लस चार्ज फॉलो करके भाग जाते यहाँ से। लेकिन ऐसा होगा नहीं होगा, क्योंकि ये जो प्लस चार्ज है, ये जो बॉब है, ये बंधा हुआ है इस डोर से और ये पेंडुलम से बंधा हुआ है ऐसे। तो क्या होगा बेसिकली, ये प्लस चार्ज अभी भी जाना चाहेगा, इतने दूरी जाएगा, जाते जाते ये लेंथ को जितना टान सकता है इधर टानेगा खुद में, फिर एक पॉइंट पे जाकर अब वो नहीं टान पाएगा, ये रुक जाएगा यहाँ पर ऐसे आकर। वही होगा हमारा फाइनल स्टेट। क्या होगा, ऐसे ड्रॉ करता हूँ, रेड कलर से पर्पल से करता हूँ, क्यों बाद में क्या होगा, फोर्स के कारण इस पर फोर्स लगेगा एंड ये हमारा जो बॉब है यहाँ तक आया और इस बॉब पे और इससे दूर अब ये नहीं जा पा रहा, क्योंकि इस डोर से बंधा है तो इस पे फोर्स लग रहा है, लेकिन ये वाले डोर जो है इसे और जाने नहीं दे रहे, तो इस हाल में वो रुका है। इस हाल में अब कह रहे हैं कि हमें सारे मैग्नीट्यूड निकालना है, यही हमारा रेस्ट है, लिखा है ना, इज एट रेस्ट इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस हाल में वो ऐसे रेस्ट पे, ये पर्पल वाली जो हाल है इस हाल में रेस्ट में। चार्ज कितना है इनमें, चार्ज इतना है और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है वो भी यहाँ दिया है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है E इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁴ वोल्ट पर मीटर, ये इनका वैल्यू है। हमारा चार्ज का वैल्यू कितना है, ये हमारा Q है, Q इक्वल्स टू इतना दिया है। ये हमारा फाइनल स्टेट है, ऐसे करके ये स्थिर रहेगा ऐसे। जब इस हाल में है तो इनमें क्या क्या फोर्स लग रहे हैं
उसे अब हम देखते हैं ब्लैक से। इस हाल में इनमें क्या क्या फोर्स लग रहे हैं। सबसे पहला, ये स्ट्रिंग जो है टेंशन में आ गया है बिल्कुल, तो ऐसे टर्न हो रहा है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग टर्न रहा है और ये टेंशन में आ चुका है बिल्कुल, तो इस स्ट्रिंग पे ऐसे एक डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। ये हमारा टेंशन है, एफ, स्ट्रिंग पे टेंशन है। इस टेंशन के दो कंपोनेंट मैं कर सकता हूँ, एक ऐसा वर्टिकल और एक ऐसा हॉरिजॉन्टल, दो कंपोनेंट कर दूंगा। तो ये अगर टेंशन है और ये हमारा, अगर ये एंगल यहाँ पर थीटा होता है तो ये एंगल भी थीटा है, तो ये हमारा हो गया, ये वर्टिकल कंपोनेंट हो गया टी कॉस थीटा और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया हमारा टी साइन थीटा। यहाँ तक हमने समझ लिया। टेंशन, ये जो टेंशन था स्ट्रिंग पे, वो उसके दो कंपोनेंट हमने बना दिए। ये ऊपर वाला है टी कॉस थीटा, इधर वाला टी साइन थीटा। अब अगर ये बॉडी का मास है तो ये खुद ग्रेविटी के कारण भी नीचे आना चाह रहा होगा, ऐसे mg जिसे हम कहते हैं। तो ये जो टी कॉस थीटा है, यही इसे नीचे नहीं जाने दे रहा, गिरने नहीं दे रहा, क्योंकि ये यहाँ पर स्टेडी है ना। हमने कहा ये अभी कैसा है, ये पेंडुलम जानते हैं, ये पेंडुलम अभी ऐसा है, ऐसे ऐसे ही करके पड़ा है, ऐसे ही पड़ा है। नहीं, ऐसे कैसे पड़ा रह सकता है इसका, तो ये तो इसे ऐसे आकर ऐसे स्टेडी रहना चाहिए था ना। ये ऐसे क्यों है? ऐसे इसलिए क्योंकि यहाँ से फील्ड आ रहा है और ये फील्ड इसे खींचकर इधर ले जाना चाह रहा है और ये डोर जो है इसे जाने नहीं दे रहा। तो दोनों लड़कर आपस में लास्ट में इसे यहाँ पर लाकर स्टेडी बना के छोड़े ऐसे। इस हाल में इनका नीचे की तरफ बिकॉज ऑफ इनका वेट कुछ फोर्स लग रहा है, जिससे इस टेंशन के जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो इसे बैलेंस करने हैं। टेंशन का परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या है? टी कॉस थीटा, वो इसे बैलेंस कर रहा है। इसी हाल में जब ये फील्ड ऐसे है तो इस पर भी फोर्स लग रहा है, ऐसे फोर्स, उसे हम क्या कहते थे? क्यू ई या ई क्यू, जो भी आप समझ ले। हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, फोर्स इक्वल्स टू ई इंटू क्यू। तो ये हमारा ई इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये क्यू है इसका चार्ज, इस पे चार्ज। तो ये ई क्यू फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, लेकिन क्या ये जा पा रहा है? उधर नहीं जा पा रहा। क्यों? क्योंकि इस टेंशन का जो वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इस डायरेक्शन में, जिसे हम टी साइन थीटा कहते हैं, वो इसे रोक कर रखा है। तो देखिए लास्ट में ये ऐसे हाल में इनका वेट जो नीचे की तरफ टान रहा है उसे टी कॉस थीटा ने रोक के रखा है, और इसके जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो इसे इस तरफ टान रहा है उसे टी साइन थीटा ने रोक कर रखा है। और ये टी जो है वो इनका ही कंपोनेंट है। टी हमारा इस वायर का टेंशन है। जहाँ ये वायर कटा, जैसे ये वायर अगर किसी ने काट दिया तो ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण इधर जाना चाहेगा और वेट के कारण अपना नीचे जाना चाहेगा। देयरफॉर ये बीच का कोई रास्ता लेकर ऐसे करके गिरेगा नीचे ज़मीन पर। ठीक है ना? इतना तो आपको समझ आ रहा होगा आई थिंक। ठीक है, मुझे पूछ क्या रहे हैं? मुझे यही करना है कि मुझे इस टेंशन टी का वैल्यू निकालना है, दैट्स ऑल, और कुछ भी नहीं। तो ठीक है, इजी है, बिल्कुल इजी है। क्या करना है, कंसेप्ट जब आपको फ्री बॉडी डायग्राम समझ आ गया तो अब कुछ नहीं है, इसे इससे बैलेंस करना है और इसे, ये जो यहाँ पर फोर्स लगने वाला था ये ई क्यू, इसे इससे बैलेंस करना है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर कि हमारा टी कॉस थीटा जो है डैट इज इक्वल्स टू एम जी, ये मास इंटू ग्रेविटी, और टी साइन थीटा जो है डैट इज इक्वल्स टू ई क्यू, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज। ठीक है, अब यहाँ से मैं दोनों को जस्ट डिवाइड करूँगा तो टी साइन थीटा बाई टी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्यू ई बाई एम जी। यहाँ से मुझे टेन थीटा मिल जाएगा क्योंकि टी टी कट गया, टेन थीटा इक्वल्स टू क्यू ई बाई एम जी। वैल्यू पुट करना है, वैल्यू पुट करूँगा। क्यू का वैल्यू क्या है? 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 8। ई का वैल्यू क्या है? 2 इंटू 10 टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाई एम का वैल्यू 80 मिलीग्राम है। तो 80 इंटू, मुझे सब कुछ ऐसा यूनिट में लिखना है, तो मिलीग्राम को अगर ग्राम में कन्वर्ट करना है तो 10 टू पावर माइनस 3 करना पड़ेगा, और ग्राम को अगर केजी में कन्वर्ट करना है तो फिर से 10 टू पावर माइनस 3 मल्टीप्लाई। तो अब ये केजी में आ गया, मिलीग्राम को मैंने केजी में लिख दिया। और ये जी का वैल्यू तो हमें सबको पता है 9.8 होता है, हमने वो भी लिख दिया। इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें 0.51 मिलेगा। ओके, तो यहाँ से tan थीटा इक्वल्स टू 0.51 है, देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू क्या होगा? tan इनवर्स 0.51 एंड दैट इज इक्वल्स टू 27 डिग्री। तो ये एंगल जो यहाँ पर बन रहा है वो 27 डिग्री बन रहा है, ये हमने समझ लिया। अब जस्ट मैं किसी पे भी एक पुट करूँगा, मुझे टी मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं अगर इस पे पुट करूँ, ये वाले पे, तो ये वाले एक्सप्रेशन पे, तो मैं लिख सकता हूँ कि टी कॉस
27 डिग्री इज इक्वल्स टू एम। एम क्या है 80 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻3, ये हमारा एम है, ये वाला एम। और जी क्या है 9.8। यहाँ से अगर मैं टी को सॉल्व करूँगा तो मुझे मिल जाता है 8.81 इंटू 10⁻4 न्यूटन। ये हमारा आंसर है।